हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था और आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे उससे जो दूसरा इसका पार्ट है, दिस इज द रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हम रिलेशन निकालते हैं, तो हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिलेशन का मतलब है सीधा सीधा हिंदी में कहें तो संबंध। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, एक राम और एक श्याम। ठीक है, राम और श्याम दो बच्चे हैं जो क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो राम और श्याम के बीच में क्या संबंध हो सकता है? राम और श्याम के बीच में एक संबंध ये हो सकता है जो हम बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज राम इज द क्लासमेट ऑफ श्याम एंड श्याम इज द क्लासमेट ऑफ राम। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्लासमेट होने का संबंध है। दोनों के बीच में क्लासमेट होने का संबंध है। जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ और भी रिलेशन हो सकते हैं। आपका आपके स्कूल से क्या संबंध है? यू आर स्टूडेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल, किसी के स्कूल के आप स्टूडेंट, उसमें आपकी छात्र होने का संबंध हो गया। ठीक है, तो आप देखें रिलेशन को अगर कभी रिप्रेजेंट करना है, सपोज कोई एक ए एलिमेंट है, कोई कह सकते हैं ऐसे कोई ए एलिमेंट है ऐसे, और वो बी से रिलेटेड है, किसी संबंध से, किसी रिलेशन से रिलेटेड है, तो उसे आप रिप्रेजेंट करते हो ए लिखो, स्मॉल से लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, तो उसे आप लिख सकते हो ए स्मॉल ए इज रिलेटेड टू ऐसे बी। ए क्या है? बी से रिलेटेड है। जैसे कहा जाए कि राम श्याम का क्लासमेट है, तो आप क्या लिखेंगे? राम इज द क्लासमेट ऑफ, यहाँ पे आर लिखा आपने और एक कैपिटल लिख दीजिए, राम इज द क्लासमेट ऑफ श्याम। आर और श्याम के बीच में कौन संबंध है? क्लासमेट का, यानी ये जो आर है वो क्लासमेट के संबंध को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3। ठीक है, तो 2 इज रिलेटेड टू 3, और किस रिलेशन से रिलेटेड है? इस लेस देन की सिंबल से रिलेटेड, कि 2 और 3 में छोटे होने का संबंध है। ठीक है, जैसे ये कहा जाए कि 10 इज ग्रेटर देन 11। 10 क्या है? 11 से ग्रेटर है। तो 10 और 11 के बीच में कौन सा संबंध है? जो 11 से गलत है। ठीक है, 5 रिलेशन हो जाएगा, बिकॉज 10 11 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जैसे 10 लिखा हुआ है, 10 इज ग्रेटर देन 9। 10 और 9 के बीच में कौन सा संबंध है? बड़ा होने का, ग्रेटर होने का संबंध है। 10 इज रिलेटेड टू 9, और किस रिलेशन से रिलेटेड है? ग्रेटर वाले रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में इसी तरीके से कोई दो सेट हो, वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। हमारे पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी है। ठीक है, देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपके पास में दो कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, एक कोई एक सेट है नॉन एम्प्टी है, और कोई दूसरा सेट है बी, वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो एक रिलेशन जो निकलेगा वो आर, आर विल बी सबसेट ऑफ, आर क्या होगा? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर क्या होगा? इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर एक रिलेशन है जो इस ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, संबंध इसमें जो निकल रहा सेट ए का सेट बी जो संबंध है, वो संबंध कैसे निकाला जा सकता है? उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे, ठीक है, एक एग्जांपल से समझा देते हैं, फिर बताते हैं। सपोज हमारे पास में कोई सेट एक हम ए ले, ठीक, हमने सेट ए ले लिया, और सेट ए हमने जो दिया वो सपोज इस तरीके से 1, 2, 3 ले लिया, एंड सेट बी वी हैव टेकन सपोज दिस इज 3, 4 ऐसे ले लिया, और ए क्रॉस बी का हम निकाले कार्टेशियन। हमने कल जो वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी हम प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी का, तो उसको उसी फॉर्म में लिखेंगे 1, 2 एंड 3, और क्रॉस कर देंगे यहां से 3, 4। अब हम जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 1, 3, ठीक है, और 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4, सिमिलरली 3, 3 एंड 3, 4। ये हमने क्या निकाल लिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकाला, और यहीं से हम इसका एक सबसेट निकाल सकते हैं। ठीक है, उस सबसेट को हम आर कह रहे हैं।
देयर सबसेट जो इसका सबसेट हम निकाल रहे हैं उस सबसेट को हम आर कहने जा रहे हैं, ठीक है। वो सबसेट हमने आर निकाली, ठीक है, वो सबसेट हमने कौन निकाला, आर। अब उस आर को यहां लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से उस लिख दिया जाएगा। ये देखें उसका हमने जो सबसेट निकाला वो आर है, ठीक है। और वो आर जो सबसेट निकाला है उस सबसेट आर क्या होगा, सपोज इसमें 1 कामा 3 लेनी है, या ऐसे मान लीजिए एक एलिमेंट यहां लेंगे 1 कामा 3 और एक लिए हमने 2 कामा 4, ठीक है। वी हैव टेकन वन सबसेट, दैट इज आर। और ये से पहला सबसेट क्या था हमारे पास में 1 कामा 3 एंड सेकंड क्या है, दिस इज द 2 कामा 4, इसको हमने लिया 2 कामा 4, ये लिया। अब आप देखो ये जो ऑर्डर पेयर्स हमने लिए इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में इसका मैंने सबसेट निकाला, सबसेट r इक्वल टू 1 कामा 3 2 कामा 4 है। इस ऑर्डर पेयर में ये जो निकाले हैं तो इनके ऑर्डर पेयर्स में एक रिलेशन है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उस सेकंड वाले एलिमेंट से एक स्पेसिफिक रिलेशन से रिलेटेड, ये वाला भी और ये वाला 1 और 3 के बीच में रिलेशन है, वैसे ही 2 और 4 के बीच में भी क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन क्या है, अब देखो अगर इसको हम x लिख दें और इसको क्या लिख दें, y लिख दें, तो y x से कितना बड़ा है, 2 यूनिट, यानी 2 बड़ा हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसमें अगर x 2 लेंगे तो y कितना है, 4 है, यहां पर y क्या है, 2 बड़ा है, ठीक, किससे, x से। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप रिप्रेजेंट करके क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू कैन राइट हियर x + 2, ये इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन निकला। ये आप सेट a क्रॉस b आपने किया, उससे आपने सबसेट निकाला r, और उस सबसेट r के जो ऑर्डर पेयर्स निकले उन ऑर्डर पेयर्स के दोनों एलिमेंट यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट एक स्पेसिफिक रिलेशन से क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है, ठीक है। और उस संबंध जैसे मैंने इस एग्जांपल में निकाला उस संबंध क्या था, y = x + 2, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं, इसमें ये बात भी लिखी जा सकती है कि सेकंड जो इसमें वैल्यू दी गई यानी y ग्रेटर देन x, यानी x और y का y और कितना है, 2 के इक्वल है, y इज ग्रेटर देन by x is 2, ठीक है। y की वैल्यू x से 2 ज्यादा है, ये कह सकते हैं, या y की वैल्यू 2 लिख सकते हैं, इन दोनों में एक ही रिलेशन निकला, ठीक है। ऐसे हम ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक ऑर्डर पेयर है, हमारे पास कोई एक ऑर्डर पेयर है और वो ऑर्डर पेयर सपोज इस तरीके से x, y कितना क्लियर है, x, y, and this x, y belongs to r, किसको बिलोंग करता है, r को बिलोंग करता है, ठीक है। we having order pair x, y and this belongs to r, ये r को बिलोंग करता है, ठीक है, यानी किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। and r is the subset of a cross b, r क्या है, a क्रॉस b का सबसेट है, r क्या है, a क्रॉस b का सबसेट हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, implies that if r is subset of a cross b, ठीक है, and इवेंट यहां क्या लिखना चाहिए, and x, y belongs to r, r को बिलोंग करता है, तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, implies that x belongs to b, x को बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, and ठीक है y belongs to b, और y क्या करेगा, b and लगा दीजिए आप, ठीक है, belongs to a and y belongs to b, x a को बिलोंग करेगा और y किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, दिस इज द रिलेशन। इसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिख सकते हैं रिलेशन को, ये रिलेशन निकाला आपने, ठीक है, ये रिलेशन था हमारे पास में। अब जैसे कि अभी आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी सबसेट्स आई मीन कितने रिलेशंस निकल सकते हैं, इफ यू आर डूइंग एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कितने रिलेशन निकल सकते हैं, ठीक है। तो रिलेशन कितने निकल सकते हैं, जितने सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन निकल सकते हैं, ठीक है। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी उसके सबसेट्स निकलेंगे उसमें रिलेशंस भी उतने निकलेंगे। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया हुआ था, एक बार हम फिर से ले लेते हैं छोटा सा एग्जांपल। सपोज सेट a इक्वल टू हमने 1, 2 लिया, कितना लिया, 1, 2 लिया, एंड सेट b वी हैव टेकन 3, 4, हमने 3, 4 ले लिया, और इसका हम a क्रॉस b करेंगे, तो a क्रॉस b करने पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकलेंगे, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो जो n a क्रॉस b लिखने को 4 आ जाए, कितने होंगे एलिमेंट्स इसमें, 2 2 जा 4, क्योंकि हमने कल समझाया था कि अगर इसमें m एलिमेंट है, इसमें n है, तो a क्रॉस b में n क्रॉस n, यानी इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में 2 जा 4, 2 into 2 कर देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके a क्रॉस b में
सबसेट कितने निकलेंगे, तो सबसेट जो निकल के आएंगे वो 2 टू पावर, और आपको मालूम है किसी भी सेट से उसके जो सबसेट निकलते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 पावर 4, कितने 2 पावर 4। तो अगर इसमें हम a क्रॉस b करेंगे तो a क्रॉस b करने पर जो नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे वो कितने होंगे 2 पावर 4 निकल करके आएंगे, यानी कितने रिलेशन a क्रॉस b में निकाले जा सकते हैं। वो रिलेशन जरूरी नहीं कि सब एक जैसे हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशंस निकल सकते हैं, ठीक है। सारे रिलेशन एक साथ जैसे नहीं निकलेंगे, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये रिलेशन होता है। अब आता है इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास में दो है, ठीक है। एक तो रोस्टर फॉर्म है और दूसरा कौन सा होता है, सीट बिल्डर फॉर्म होता है। अभी हमें टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशंस। फर्स्ट मेथड इज द रोस्टर मेथड एंड सेकंड इज द, सेकंड क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड को लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में से किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहां से एक रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है, और रिलेशन को हम कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे आपके रोस्टर फॉर्म में। जैसे हम एक सेट ए लेते हैं, वी हैविंग अ नॉन यूनिटरी सेट ए एंड ए इक्वल टू कितना है 1 2 3, ठीक है। ए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ, क्लियर। एक मेथड हमारे पास एक सेट ए निकला और आपसे कहा गया कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए, ठीक है। एक रिलेशन सेट ए में डिफाइंड है। सेट ए में डिफाइन होने का मतलब है कि जो रिलेशन आर है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। आपसे बोला गया अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए, ठीक है। सेट ए में डिफाइंड होता है तो आप क्या लिखोगे इसमें, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये क्या कर रहा है, ए क्रॉस ए को इसका सबसेट है। आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट है। आर एक क्लास का सबसे निकल के जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसमें से सपोज जो आर की वैल्यू दी है वो कुछ इस तरीके से दी गई, ठीक है। हमने यहां से निकाला एक रिलेशन। फिर मेरी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देयर इज अ रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो रिलेशन आर है वो एक राशि का सबसेट है और जो रिलेशन की वैल्यू लिखी गई वो कुछ इस तरह से लिखी गई 1 1 एंड 2 2 एंड दिस इज 3 3। इस तरीके से हमने रिलेशन को लिख दिया, ठीक है। रिलेशन आ गया और कहा गया कि इस रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप इसे क्या करोगे, वो सिंपल मेथड है इसको सेट फॉर्म में लिखने का। आप लिखेंगे आर इक्वल टू, यहां पे फिर क्या लिखेंगे, r इक्वल टू x कामा y इज सच दैट, z कामा y इज सच दैट। इस तरीके से है, क्या किस तरीके से है कि y इक्वल टू x, ठीक है। कितना दिया इसमें, y इक्वल टू x दिया। देखो दोनों वैल्यू बराबर है, x और y सेम है तो y इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया, ठीक है। ये है एंड फॉर एवरी आप कह सकते हैं, फॉर एवरी x कामा y बिलोंग्स टू a। ये किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है। इस तरीके से इस वाले रिलेशन को आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, यानी जो रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन था उसको आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कोई सेट आपका मतलब कोई रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और आपने उसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, तो आपसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल उसका भी ले लेते हैं। सपोज यू हैव टू कन्वर्ट any relation which is given in set builder form and convert in the roster form, then how can we do it, तो देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहा जाए set r is given here, set r यहां पे given है and x y is such that x y is such that कुछ इस तरीके से दिया हुआ है that y is equal to x plus 2, y कितना x plus 2 है, y कितना है x plus 2 है। ये मेरी बात समझ आई ना, रिलेशन r इज इक्वल टू x और y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 2 कितना दिया हुआ है, ठीक है। एंड एक कंडीशन दी हुई है इसमें, क्या दे रखा है इन्होंने, x y बिलोंग्स टू, x y बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें और भी लिख रखा हुआ है that 1 is less or equal to x is less or equal to, suppose
इसमें क्या रखा है, इस चीज को 4, बस इतना दे रखा है और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ठीक है, और इसे बोला गया कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, r इक्वल टू x समा y सच दैट y इक्वल टू इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है और आगे लिखा है x y बिलोंग्स टू n, दोनों किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 1 इज लेस आर इक्वल टू x, इसमें इक्वल लगा दीजिए, लेस आर इक्वल भी ठीक चलेगा, ठीक है, एंड x इज लेस आर इक्वल टू 4, ये x वैल्यूज के बीच में लिखा है। अब आपको इसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करें, वो सिंपली लिख सकते हैं, इसमें y इक्वल टू दिया हुआ है और जो x की वैल्यू है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप इसमें सबसे पहले जब x इक्वल टू इसमें 1 डालोगे तो 1 डालने पर क्या निकलेगा, x 1 लेंगे तो y कितना निकलेगा, 1 प्लस 2, ये का मतलब 3 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें x को 2 लेंगे तो 2 लेने पर कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर इसमें हम 3 लेते हैं तो 3 लेने पर कितना निकलेगा, ये 5 हो गया, एंड अगर इसको हम 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 आ गया। तो यही रिलेशन जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आई हैव रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, ठीक है, जो हम समझाने जा रहे हैं, दिस इज द डोमेन एंड रेंज एंड द कोडोमेन ऑफ एनी रिलेशन, ठीक है। किसी भी रिलेशन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे हम इसी फंक्शन की बात करें, इसी रिलेशन की बात कर ले तो इसी रिलेशन में इसका हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करें, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते हैं उन सभी के फर्स्ट वाले एलिमेंट के सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन कहते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन एनी रिलेशन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनमें जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उन सब के सेट को, जैसे 1 2 3 एंड 4, ये सभी क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है सभी इन ऑर्डर पेयर्स में, इनको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 एंड 4, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब हम बात करें इसमें रेंज की, तो रेंज क्या होती है किसी रिलेशन के लिए, रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज क्या निकलती है, रेंज the set of second element, the set of second element की जो रेंज निकलती है, सेट निकलता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर्स दिए गए इन सारे ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट हैं, ये और ये, इनको, इनके सेट को हम क्या बोलेंगे, दोज आर नोन एज द रेंज, उसको क्या हम क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें कोडोमेन की, इसकी बात करेंगे, कोडोमेन की बात करेंगे, तो कोडोमेन कितना होता है, यू नो व्हाट इज कोडोमेन। अब यहां से डोमेन लिख दिया, ठीक है, रेंज लिख दी, आपको डोमेन लिखना है, ठीक है। तो कोडोमेन का मतलब ये क्या हो सकता है, इसमें कहा इन्होंने कि x, y इज बिलोंग्स टू n, तो इसको बिलोंग करते हैं, n को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप रिलेशन देख रहे थे यहाँ पे, ये जो रिलेशन आपने देखा यहाँ पे, दिस रिलेशन इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर का सबसेट है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन भी हो सकता था, ठीक है, कि r इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, या ये लिखा हो सकता था अ रिलेशन इज डिफाइंड इन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये भी हो सकता था, ठीक है। ये ऐसे लिखा तो भी आप नेचुरल नंबर ही मान लीजिए, ठीक है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं r इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, इसको n क्रॉस n का क्या है, सबसेट है, ठीक है। ये देखिए, ये n क्रॉस n का सबसेट है, इसमें से आप देखेंगे तो इसका जो कोडोमेन में सेकंड वाला सेट होता है, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यहां पर सेट ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट बी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, कोडोमेन क्या है, इसमें ये नेचुरल नंबर है। तो आप इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इसका कोडोमेन कितना होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो आप ये लिख देंगे, सेट नहीं लिखेंगे, बल्कि आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे करके नेचुरल नंबर, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें आप लिखना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर का सेट हो गया, वो कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने यहां से सीख लिया, ठीक है। अभी इसमें अगला पॉइंट बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है कि इसमें से जनरेशन बता दिया, डोमेन, कोडोमेन हो गया,
ठीक है, रेंज हो गई, ठीक है। अभी इसमें रिलेशन में कोई चीज छूट रही है, हमको लगता है कोई चीज नहीं छूट रही, रिलेशन में जितना आपकी क्लास 11th में है लगभग वो हमने सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको बता, ठीक है। अब आगे पॉइंट पे चलते हैं, जैसे हम इसमें आपकी जो क्लास 11th की एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में 2.2 है, आई थिंक 2.2 वाली एक्सरसाइज को देखते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करना बता देते हैं, फिर देखते क्या है। एक बात और उसमें बतानी है कि रे डायग्राम से आप कैसे, ये छूटी जा रही थी, ये भी समझ लीजिए। जैसे इसी रिलेशन को आपको रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये पॉइंट छूट रहा था, ये रे डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट होगा ये रिलेशन, तो आप इसको ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी हो गया, ठीक है। इसमें जैसे इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस रिलेशन को पर्टिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है, ये 2 3 और ये क्या है 4, और इधर कितना है ये 3 4 5 और ये 6, ऐसे करके। तो 1 का रिलेशन किससे है, 3 से, 3 का किससे है, 2 का किससे है, 4 से, 3 का 5 से, और इसका किससे है, 6 से केवल। तो इस तरीके से रे डायग्राम से इनके रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां से हम देख करके बता सकते हैं कि इसका डोमेन कितना है 1 2 3 और रेंज कितनी है 3 4 एंड 3 4 5 एंड 6। बट जैसे कोडोमेन क्या होगी, रेंज, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एंड बोथ आर रिलेटेड विद अ पर्टिकुलर रिलेशन, और रिलेशन कौन सा है, यहां से आप देखिए इसमें कौन सा रिलेशन है, y इक्वल टू, यानी ऐसे लिख सकते हैं, जो इसमें y दिया है y इक्वल टू से एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था। अब हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, फिर हम आपको फंक्शन समझाते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास में पॉइंट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में यहां से लेते हैं 2.2 से उठा लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका हम सेकंड भी आसान है, सब तो आसान आसान क्वेश्चन है भाई। एक फर्स्ट क्वेश्चन उठा ले, क्वेश्चन फर्स्ट ही थी इधर, लेट a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 दिया हुआ है, सिर्फ a दिया हुआ है 1 से 14 तक। एक्सरसाइज नंबर कितने है, एक्सरसाइज नंबर है 2.2 एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें जो लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14, a इक्वल टू कितना गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14 तक है, ठीक है। ये कहां तक है, ये 14 तक है, ठीक है, ये 3 4 अप टू 14, ऐसे ये दिए, सिर्फ एक गिवन है। और इसमें क्या डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम सेट a टू a, एक रिलेशन r है जो सेट a से a पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और आगे इसमें क्या बोला गया है, रिलेशन r की वैल्यू दी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a, r क्या है, a क्रॉस a का सबसेट है, एक फाइंड r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a, और इसमें r की वैल्यू क्या लिखी हुई है, वी नो दैट इसमें r की एक वैल्यू लिखी हुई है, और r की जो वैल्यू लिखी है वो कितनी है, यू नो दिस इज द x, y। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, x, y इज सच दैट 3x n y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड फिर x, y बिलोंग्स टू सेट a, तो सेट a को बिलोंग, ठीक है। राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो वो सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन को हम चेक करें यहां से, अगर रिलेशन देखिए ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज 3x y इक्वल टू 0, ये ऐसे है। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू कितना हो गया 3x, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए अगर रिलेशन हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, देख लेते हैं भाई, ऐसे करके लिख लीजिए y इक्वल टू 3x, यानी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो x इक्वल टू 1 लेंगे, y हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसमें x को 1 डाला, जब इसको 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम x इक्वल टू 2 डाल देंगे तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इफ वी टेक हियर x इक्वल टू 3, अगर हम x इक्वल टू 3 लेते हैं, अगर हम इसमें x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या निकलेगा, अगर इसमें हम x इक्वल टू 3 लेंगे तो 3 लेने पर क्या आ जाएगा, देखिए ये 9 हो जाएगा। इफ वी टेक हियर x इक्वल टू 4, तो 4 लेने पर कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हम, ठीक है,
इसमें हम 5 ले लें तो कितना आएगा 15। अब बताइए क्या है सही है गलत है? ये सही है या गलत है भाई? बताइए आप लोग, ये सही है गलत है? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 5 ले लेंगे, ठीक है, तो 15 आ जाएगा, और 15 इस ए में है ही नहीं, 15 है ही नहीं, यहाँ पर कितना है सिर्फ अप टू 14 है, ठीक है, और 15 हो जाएगा। रिलेशन डिफाइन कहां पर है? ए क्रॉस ए में, यानी डोमेन और कोडोमेन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी जो फर्स्ट हमारा सेट होगा, फर्स्ट सेट में, ठीक है, वो भी कितना है 1 से 14 तक है, और सेकंड में कहां तक है 14 तक है, ठीक है। तो आप जब 15 लाओगे तो 15 इसमें है ही नहीं, इट मींस ये वाला पार्ट हो जाएगा गलत। आप उससे कहां से जाना है? 4 से लेकर के 12 तक 5 और 15 वाला पार्ट ये हम लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये अगर हमने लिया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 15 आपको मिल ही नहीं रहा, ठीक है, उसमें जब मिल ही नहीं रहा है तो उसको हम ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो रिलेशन था, उस रिलेशन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख दिया, ये आ ले दिया। अब हमें अगर इस रिलेशन का डोमेन लिखना है, क्या लिखना है इसका डोमेन। अगर मैं इसका डोमेन लिखूंगा तो इसका डोमेन क्या लिखूंगा? यू नो व्हाट विल बी इट्स डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। इसका डोमेन देखेंगे तो हमने जैसे बताया था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जितने भी एलिमेंट्स दिए गए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड 4, इसको हम क्या बोलेंगे? ये इसका हो गया डोमेन। 1 2 3 एंड 4 ये इसका डोमेन हो गया। अब हम रेंज की बात करें अगर, तो रेंज क्या निकलेगी? ठीक है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सेकंड एलिमेंट्स में जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं, ठीक है, सभी ऑर्डर पेयर्स में उनके सेट को हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द रेंज। उसे 3 6 9 और ये कितना हो गया 12 हो गया। ये डोमेन था और ये क्या हो गई रेंज हो गई। ये डोमेन और रेंज निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा डोमेन और रेंज निकल करके आ गया। अब हम बात करेंगे कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन क्या निकलेगा हमें बता सकता है कोई? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा, बताए भाई, कोडोमेन होगा इसमें सेट ए, क्योंकि ए क्लास ए पर डिफाइन है, ठीक है, तो आप लिख देंगे सेट ए, ठीक है। या ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3 और अप टू 14 तक, ये क्या हो गया इसका कोडोमेन हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये जो समझ में आ गया होगा। इसमें और भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आज दोस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, सब बहुत आसान आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो वी विल जस्ट मूव, अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आता तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, देन यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली, हमसे आप पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। तो अभी हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो टॉपिक हम आपको शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में, 11th और 12th में तो इसलिए कह ही सकते हैं, ठीक है, वो भी कोर मैथमेटिक्स के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक के बिना आपकी मैथमेटिक्स अधूरी रह जाती है, दैट इज नोन एज द फंक्शन, वो फंक्शन होता है, ठीक है। हमने कल भी एक्सप्लेन किया था कि सेट सबसे पहले पढ़ते हैं, सेट के बाद टॉर्शन प्रोडक्ट, उसके बाद में रिलेशन, उसके बाद में फंक्शन, उसके बाद में पूरी, ठीक है। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इसमें आज फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको चेक करना है आपको। फंक्शन, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस लिख लीजिए क्योंकि सारे फंक्शंस को पढ़ेंगे इसमें, जो भी मतलब मेरी क्लास 11th में, बाकी तो 12th में पढ़ने। फंक्शंस में देखिए क्या है, आप देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी in which there is a unique image of all the elements of set A in set B. मेरी बात समझ लीजिए, function is a special relation from set A to set B in which all elements of set A has a unique image in set B and all the elements of set A is known as the domain. set A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डोमेन कहते हैं, and all those elements in set B which has pre-image in set A is known as the range. and कोडोमेन की अगर हम बात करें तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है all the elements of set B is called the कोडोमेन,
ठीक है, ये बात हमको लगता है सबको समझ में आ गई होगी कि इसमें से फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के बाद फिर उसमें से उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है एंड कोडोमेन। ठीक है, तो चलिए एक बार फंक्शन को हम फिर से इसमें देखते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल की चीजें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और समझा दें, रिलेशन और फंक्शन में एक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑल द फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन। जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब रिलेशंस होते हैं, लेकिन सभी रिलेशंस फंक्शन नहीं हो सकते। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब रिलेशन होते हैं, बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। लेकिन सभी रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शन नहीं होते। ठीक है, एक एग्जांपल से चीजों को सीखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की बात करें। ठीक है, जैसे एक छोटा सा हमने सेट ए ले लिया और सेट ए को जो दिया हुआ है, जो सेट ए दिया है वो सेट ए सपोज हमारे पास में 1 2 और 3 करके दिया। ठीक है, सेट, और ये भी हम कहते हैं देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड इन सेट ए। वो सिंपल सी बात समझना है, देयर इज अ फंक्शन डिफाइंड इन सेट ए। इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कहां से निकाला गया है, सेट ए, यानी ए क्रॉस ए से उसका रिलेशन निकाला। ठीक है, तो सपोज इस पे डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से आर निकाल देंगे और आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए से निकाला गया। ठीक है, और सपोज ए क्रॉस ए से जब हमने आर को निकाला, ठीक है, तो अब आप ये बताइए, हमने लिख दिए डायरेक्ट ऐसे करके। ठीक है, सपोज ये 1 का 2 निकला, 1 का 3 निकल के आ रहा है, एंड फिर उसके बाद में सपोज 2 का 2 निकाल के लिख लिया मैंने, एंड ऐसे ही 2 का 3 लिख दिया। अब इसको देख करके आप बताइए ये रिलेशन तो है पक्का। क्यों रिलेशन है, बिकॉज सेट ए में हमारे पास में एलिमेंट्स कितने हैं, 3। जब हम ए क्रॉस ए करेंगे तो ए क्रॉस ए करने पर ये हमने जो एलिमेंट्स यहां लिखे हैं 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3, ये ऑर्डर बेस तो ए क्रॉस ए में हमको ऑब्वियसली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये 100% मिलेंगे, आप क्रॉस करके देख लीजिए मिल जाएगा। रिलेशन तो हो गया। ठीक है, बिकॉज दिस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये आर जो है ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट। आपको बताना ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना बताना। ठीक है, तो आंसर ये होगा कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, बिकॉज हमने जो फंक्शन की डिफिनीशन बताई, उस डिफिनीशन में बताया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक यूनिक इमेज होती है सेट बी में। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जैसे ए की एक इमेज 2 भी है, यहां से देखो ऐसे करके ये, और यहां पर ए 1 की इमेज कितनी है, 3 भी है। तो एक एलिमेंट हमारे पास 1 है और इस 1 की इमेज यहां पर 2 निकल के आ रही है, एक 2 निकलती और एक कितनी निकलती, 3 निकलती। ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर इसको मैपिंग से हम देख लें, यानी री डायग्राम से हम देखें इसको, तो डोमेन को यहाँ पे 1 2 3 लिखा मैंने, और ए क्रॉस ए में था तो भी 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने लिखा है यहाँ पे 1 2 1 3 करके पूरा एक्सप्लेन करके लिख लें, ऐसे करके से पहले लिखा हुआ था। ठीक है, फिर आप सेंड कर पाओगे, इसको हटा दो ऐसे 1 2 था, 1 3 था, ऐसे करके देखो लिखा। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें एक चीज देख लीजिए कि 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, एंड 1 रिलेशन 3 से भी है। 2 का किससे, 2 से, और 2 का क्या है, 3 से भी। ऐसे देख लीजिए, 3 यहां पर कुछ खाली बच गया, इसकी कोई इमेज नहीं बन रही, ये भी नहीं पॉसिबल है। अगर वो फंक्शन है तो फंक्शन में जो सेट ए हमारे पास में है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज यहां पर होनी चाहिए। हमने क्या बोला डेफिनेशन में, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज सेट बी में है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पहली बात किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 1 की 2 इमेज है, 2 है, 3 है, एक 2 की इमेज कितनी है, 2 की, 2 और 3 हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया उसने, और वैसे 3 की भी कोई इमेज नहीं बन रही पहले से, इट हैज नो एनी इमेज, सिर्फ इमेज ही नहीं बनी। इट मींस ये
रिलेशन तो कह सकते हैं, रिलेशन है ही, ठीक है, बट एक फंक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी, ठीक है, ये हम कोई रिलेशन R1 लिख लेते हैं, हम कोई रिलेशन R2, ठीक है, हम रिलेशन R2 ले रहे हैं और ये R2 रिलेशन लिखे और कुछ इस तरीके से लिखे हम, ठीक है, क्या लिखे, सपोज इसमें 1, 2 लिख दे एंड 2, 3 लिख दे, ठीक है, एंड फिर क्या लिख दे 3, सपोज 3, कुछ और लिख सकते हैं 1, 2, 2, 3 एंड 3, इसमें से 3 लिख दिया, सपोज ऐसे लिख दिया मैंने, और अब आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्या ये फंक्शन है, इस चीज को देखो 1, 2, 1 की इमेज 2 से बन रही है, 2 की किससे हो रही है 3 की हो रही है, और 3 की किससे हो रही है 3 से हो रही है, ठीक है। तो अब ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये फंक्शन है, कैसे, देखिए कैसे ये फंक्शन हम बताते हैं, ये 100% फंक्शन है, इसको हम मैपिंग से समझा देते हैं, मतलब डी डायग्राम से। ये सेट ए है हमारे पास में और ये भी क्या है सेट बी, ऐसे करके ये 1, 2 एंड 3, ये 1, 2 एंड 3, इसके अकॉर्डिंग 1 रिलेशन किससे है 2 से, 2 का किससे है 3 से है, और 3 का किससे है 3 से, ठीक, ये फंक्शन है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट यहां पर एक ऐसा हो, ठीक है, जिसकी कोई भी, जो किसी की इमेज ना हो, जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, यहां पर ऐसा हो सकता है, सेट बी हैज वन और मोर एलिमेंट दैट देयर इज नो एनी प्री इमेज इन सेट ए, सेट बी में हमारे पास ऐसा कोई एक एलिमेंट हो सकता है जिसकी कोई भी प्री इमेज सेट ए में नहीं होगी, लेकिन सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज सेट बी में होनी ही चाहिए, जो कि है, ठीक है, लेकिन यहां पर वन ऐसा है जिसकी कोई भी इमेज यहां पर नहीं, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है। और यहां से देखिए कंडीशन और भी है, यहां से 2 एलिमेंट की या 3 की या 4 की, सबकी यहां पे मतलब हो सकता है सारे एलिमेंट्स की इमेज यहां पर एक ही होगी, ठीक है, तो भी फंक्शन होता है। लेकिन यहां पर किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज यहां पर हो सकती है, लेकिन एक की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर इसको हम यहां से इस तरीके से ज्वाइन करा दें, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 3 एक ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, आपके इसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन से सबसे पहले इसमें आता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें। आइडेंटिटी फंक्शन आपकी इसमें क्लास 11th में दिया है, बहुत ज्यादा डिफाइन तो नहीं किया गया होगा, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम, उसकी चेक करते हैं उसको, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन किया जाएगा तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, f is such that r maps to r, रियल नंबर किसको मैप करता है, रियल नंबर को मैप करता है, ठीक है। f is such that r maps to r, ठीक है, या r tends to r कह सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर को मैप करता है। और आगे क्या दिया है, एंड y इक्वल टू x, और y इक्वल टू कितना होता है x होता है। अगर ये कंडीशन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उस केस में फंक्शन कैसा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या है y के इक्वल है, तो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरीके से, जैसे आपसे इसमें हम एक चीज और पूछ लें कि इस फंक्शन में इसका डोमेन क्या है, ठीक है, एक बार इसको ग्राफिकली जरा समझा दें, उसके बाद डोमेन, जैसे ये हमने देखा है, ये x है और ये क्या है y, ठीक है। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 पुट अप करें, यहां पे देखो x को 0 लेंगे तो y भी क्या निकल के आएगा 0 आएगा। इफ यू टेक x इक्वल टू 1, इसको ऐसे शो कर दीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4, ऐसे ही ये -1, यहाँ पे ये -1 है, ये -2 -3 एंड सो ऑन। तो 1 पे 1 निकलेगा, 2 लेंगे तो 2 पे 2 आ जाएगा, इसी अकॉर्डिंग -1 पे -1 होगा, -3 पे 3 होगा, -3 पे -3 होगा। तो ये लाइन एक होगी हमारे पास में, जो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। अगर इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट, ठीक है, मींस x की जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या निकल के आती है
y की आती है। तो अगर इसे डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या लिखा जाएगा, डोमेन क्या होगा, जो डोमेन निकलेगा वो रियल नंबर होगा, ठीक है। एंड रेंज क्या होगी इसके लिए, रेंज जो निकलेगी दैट शुड बी आल्सो रियल नंबर, वो भी क्या होगी, रियल नंबर होगी। और डोमेन हो गया और रियल, डोमेन रियल नंबर, रेंज रियल नंबर, और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन भी क्या लिखेगी, रियल नंबर यूज करके आती है। डोमेन रियल नंबर है, रेंज रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है हमारे पास में रियल नंबर ही है। तो इस तरीके से हमने देखा, इसलिए आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है, कि ये आइडेंटिटी फंक्शन यहां से चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप ये एक्स एक्सिस का क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या कैसे बनता है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को ओरिजिन से घुमा दीजिए 90 एंगल से तो वाई एक्सिस बन जाता है। तो इस पे जितनी वैल्यूज निकलनी उतनी वैल्यू यहां भी निकलनी, ठीक है, मीन जो वैल्यू x की लेते हैं वही वैल्यू y की निकल आती है। इट मींस ये सारी चीजें आपकी रियल नंबर में ही आ जाएंगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया हो। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला फंक्शन हमारे पास में है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। किसकी बात करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन की बात करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, हमने फंक्शन को ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, पूरा फंक्शन लेकर के फंक्शन को सिर्फ इतना ही लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। अगर कहीं फंक्शन को लिखना है तो आप ऐसे सिर्फ ऐसे करके लिख सकते हैं, फंक्शन ऐसे। कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है, चलो देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है जिसमें जितने भी डोमेन की वैल्यू, जितनी वैल्यू में लेते हैं उन सब के लिए y की वैल्यू क्या होती है, इक्वल आती है, ठीक है। एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं। इसको पहले हम लिखते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं ये लिख देते हैं। कांस्टेंट फंक्शन लिखेंगे f इज दैट r मैच टू r, रियल नंबर को मैच करता है, ठीक है। और कैसे मैच करता है, दैट इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू c, बात समझे कि y इज इक्वल टू c। ये y हमारे पास में क्या है, ये आपका कोडोमेन भी निकलता है y की वैल्यू, ठीक है। और x क्या होता है, डोमेन होता है, जहां डोमेन में मिलता है आपको x, ठीक है। तो y इक्वल टू c, y इक्वल टू c अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस करके एक लाइन बनेगी, ठीक है। अब आप चेक करो इसको, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू चाहे जो है, ये वैल्यू कितनी ली है, c ली है, ठीक है। ये x एक्सिस है हमारे पास में, और इधर कितना दिया हुआ है, ये y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू जो ले रहे हैं उस तरीके से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, हमने अलग अलग वैल्यूज ले लिया। लेकिन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x देयर विल बी a यूनिक वैल्यू ऑफ y दैट इज c, वो कितनी है, c है। यहाँ देख रहे हैं c निकल रहा है, ठीक है। हम रियल नंबर में कुछ भी ले लें लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा, ये सिर्फ c निकल करके आएगा, ठीक है, ये सिर्फ c निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आप कह सकते हैं इसका जो डोमेन निकलेगा वो डोमेन कितना होगा, डोमेन ऑफ f अगर आप लिखेंगे तो क्या निकलेगा, ये डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ये निकल के आएगा रियल नंबर, ठीक है। बट रेंज कितनी निकलेगी, रेंज क्या होगी, रेंज सिर्फ c निकलेगा, कितना निकलेगा, c, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, उस पॉइंट को भी देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डोमेन है, ये रेंज है, और अब क्या लिखना है इसमें से, कोडोमेन। अगर हम कोडोमेन की बात करें, ठीक है, तो कोडोमेन जो निकल के आएगा हमारे पास, बता सकते हैं वो भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन कहां पर है, रियल नंबर से रियल नंबर। ये फंक्शन डिफाइन कहां पर है, रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। अगर रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है तो उस केस में कोडोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर ही होगा। अगर इसको हम ग्राफिकली यानी कह सकते हैं रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये भी रियल नंबर है, ये भी क्या रियल नंबर है, और ऐसे करके ये इस फंक्शन से डिफाइन है। इसमें सारे रियल नंबर्स जो है 0 1 2 3 ऐसे करके -1 -2 -3, ठीक है, -3 ऐसे करके सब हम दिखा सकते हैं, आप यहां दिखा सकते हैं ये 0 1 2 3 ऐसे करके बीच में सी डालना। तो इस वाले रिलेशन से जो कांस्टेंट फंक्शन है, इस कांस्टेंट फंक्शन से देखा जाए तो इन सभी की इमेज जितने भी यहां पे दिए इन सब की इमेज सिर्फ एक बनेगी, वो कितनी होगी, सी, ठीक है। सी फिर कोई अल्फाबेट आप ले सकते हैं, ठीक है, सॉरी कोई नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। सी अल्फाबेट है, हम यहां पे नंबर लिखे भी, देन यू कैन टेक एनी नंबर, आप कोई नंबर ले सकते हो, सपोज 1 ही लिख लिया आपने, ऐसे करके सब एक ही से ले लो,
ठीक है, तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स होंगे सेट ए में, सिर्फ ए के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज बनती है। इस टाइप का अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है देन दिस इज नोन एज द कांस्टेंट फंक्शन, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन हमारे पास में शायद पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर हम उसकी बात करें, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे बनता है। एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो उसमें कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना है। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम ले लेंगे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई। ठीक है, अगर हम एग्जांपल यहां से ले लें तो किस तरीके से लेंगे आप देख लीजिए। सपोज हम y इक्वल टू इसमें x स्क्वायर ले लें। ठीक है, क्या ले लिया हमने y इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया और y इक्वल टू स्क्वायर करके हम इसको डिफाइन करें। ये हमारे पास में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी पैराबोला बनता है इस तरीके से। ठीक है, इसका हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू x स्क्वायर को जब चेक करते हैं तो y इक्वल टू x स्क्वायर एक्चुअल में ये ऐसे करके ऐसे बनता है, ऐसे ही बनेगा, अलग अलग डाल के देखिए। ठीक है, ये ऐसे बन करके निकलता है, ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके बाद हमारे पास में और पॉलिनोमियल्स हैं, उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, उनको चेक करेंगे उसमें क्या क्या है। ओके बच्चों, बस थोड़ा सा पानी पीने चला गया था, बस चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने एग्जांपल लिया हुआ है वो एग्जांपल y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये x स्क्वायर। अब आप इसको देखो, यहां से लिखा y इक्वल टू x स्क्वायर एंड दिस सपोज दिस इज डिफाइंड ऑन। ठीक है, f इज दैट r मैप्स टू r, ये किसने मैप कर रहा है, r में मैप कर रहा है। और किस तरीके से, सपोज y इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर। इस फंक्शन को देखने से बात पता चल रही है, इसमें अगर आप x फिर इधर वैल्यू से चलेंगे आप पॉजिटिव लेंगे। ठीक मत समझिए, यहां से x ऐसे लेंगे सभी पॉजिटिव लेंगे, इधर कैसे में नेगेटिव होंगे। तो इसमें x को पॉजिटिव लीजिए या y नेगेटिव लीजिए, इन इस केस हर एक केस में क्या निकलेगा, y पॉजिटिव। y कैसा होगा, पॉजिटिव। अब देख रहे हैं ग्राफ से भी कंफर्म हो रहा है कि y कैसा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ आई कि नहीं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि अगर आपने इसमें x इक्वल टू जो डोमेन लिया है वो रियल नंबर लिया है तो y आपका पॉजिटिव रियल निकलेगा। ठीक है, आपका जो y वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रियल होगी। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आप डोमेन तो रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो रेंज होगी, ठीक है, जो उसकी रेंज निकलेगी वो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ दैट फंक्शन होगी। वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगी, हमने कौन सा फंक्शन लिया उस पर डिपेंड करेगी। जैसे इसमें सभी कैसे निकल रही हैं, ऑल दी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 4, ठीक है, 3 लेंगे तो 9, 9 और 4 लेंगे तो 16, यहां से चेक कर लीजिए। तो हर एक फंक्शन में वो चेंज, उसकी रेंज चेंज होती जाएगी, लेकिन इसलिए डोमेन कितना होगा, रियल नंबर होगा। कोडोमेन भी रियल नंबर निकलेगा बिकॉज़ उसमें डिफाइंड है ये। ठीक है, बट उसकी जो रेंज होगी वो फंक्शन से फंक्शन पे चेंज होगी। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। इसके बाद अगला फंक्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, बिना इसके तो मैथ में काम ही नहीं चल सकता है। हो सकता है 11th में चल जाए लेकिन 12th में तो नहीं चलता है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की अगर हम बात करें तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, ठीक है, वो मैं देखना है। इसको पहले हम लिखते हैं यहां पे और फिर डिफाइन करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब है, जैसे आप लिखा है यहां पर y mod of x। ठीक है, y कितना है, mod of x। और इस मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव निकल रही है, हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो अगर इसमें हम एक बात देखें, एक बात समझना चाहें तो इसकी अगर हम डोमेन की बात करें, इसकी बात करेंगे डोमेन की। अगर इसकी हम बात करेंगे डोमेन की, तो डोमेन के मतलब क्या होता है, क्या होता है डोमेन इसका, रियल नंबर होगा, पॉजिटिव ले या नेगेटिव नंबर ले। लेकिन इससे जो वैल्यू बाहर निकल करके आएगी वो कैसी होगी, वो हमेशा पॉजिटिव निकल कर।
हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए डोमेन कैसा होगा, डोमेन इसके लिए होगा रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रियल निकलेगी। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, एफ इज सच दैट आर मैप्स टू आर, आर को मैप करता, आर को मैप करता है, इंप्लाइज दैट ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, अभी आप ग्राफ भी समझा देंगे, लेकिन पहले इस फंक्शन को जरूर लिखिए। सपोज कि फंक्शन ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x, ठीक है, तो इसको हम दोबारा करके लिखेंगे, ये कैसे लिखा जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे fx इक्वल टू ये निकलेगा, यहां से आप दिखा सकते हैं, ये क्या लिखा जाएगा, माइनस एक्स, फिर x लेस देन 0, और प्लस में x लिखा जाएगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यही बात इसमें समझने वाली है। देखिए हमने क्या कहा कि x की वैल्यू इसमें डालने पर हमेशा पॉजिटिव निकलती है। अब इसमें अगर हम fx समझिएगा, इफ fx इक्वल टू माइनस में x ले, और यहां पर हम कोई नेगेटिव वैल्यू लें, यानी x वैल्यू क्या लें, लेस देन 0, यानी -1 ले लें, तो x इक्वल टू -1 लेने पे क्या निकलेगा, ये माइनस और माइनस का इक्वल टू कितना हो गया, +1 आ गया। ऐसे केस में x इक्वल टू -2 ले लें, तो -2 लेने पे क्या निकलेगा, अगर इसमें x इक्वल टू -2 लेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी में हम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो हम फंक्शन क्या लेते हैं, fx इक्वल टू x लिखेंगे। अब इसमें x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस फंक्शन को, मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, x अगर ले 0 से लेस है तो -x लेंगे, तो अगर x 0 से ग्रेटर है इसके इक्वल है तो हम प्लस में x लेंगे। इसके लिए डोमेन क्या निकलेगा, डोमेन इसके लिए हमेशा क्या निकलता है, रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर निकलता है, बट रेंज हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रियल्स निकलते हैं, वो पॉजिटिव रियल नंबर निकलेंगे। आप यहां से अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन निकलेगा, ठीक है। ये हमेशा ओरिजिन से ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसे करके से देख सकते हैं। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, ये 1 2 3 4 5, ये 1 -1 -2 -3 -4 ऐसे करके निकलेगा। ऐसे भी दिखा सकते हैं आप 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 ऐसे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल टू x वाली है, और ये क्या है, ये किस केस में जा रही है, व्हेन x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, और ये क्या है, y इक्वल टू -x जब x या लेस देन 0, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये दो लाइन आपने देखी, ये लाइन लिखी मैंने यहां से, ये तो ये वैल्यूज आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद में हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उस इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम कहते हैं, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। देखिए इसको क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं, सिग्नम फंक्शन क्या है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को चेक कर लेते हैं। अब सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को समझ लीजिए, सिग्नम फंक्शन क्या है, ठीक है। इस फंक्शन को समझेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका हम कई बार यूज करते हैं आगे क्लास 12 में, अभी आप डिफरेंशिएशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन में कहीं पर भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो अब आप देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्नम फंक्शन कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं fx इक्वल टू, ठीक है, और आपके सामने लिखा हो -1 0 एंड +1, ठीक है। ये तब है जब x लेस देन 0, ये लेस देन क्या है 0, ये x इक्वल टू 0 तो ये है, और x इज ग्रेटर देन 0 r इक्वल टू 0 तो ये। फंक्शन को कैसे लिखेंगे, फंक्शन को वैसे डिफाइन करेंगे, इन तीन ही वैल्यू होती है और तीसरा चौथा कुछ नहीं होता है, ये आपने लिखा ऐसे करके ऐसे। और ये जो फंक्शन लिखते हैं वो fx को लिखते हैं mod ऑफ x अपॉन x। अब आप देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। एक्चुअल में अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो हम क्या लेंगे, मॉडुलस को पॉजिटिव लेते हैं, कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो यही फंक्शन क्या लिखा जाएगा, इस फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे हम प्लस में x अपॉन x, और ये कैंसिल हो गया और कितना हो गया, +1 आ गया, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। आगे समझो, अगर इसी में x की वैल्यू इफ x लेस देन 0, अगर वैल्यू 0 से लेस है तो fx क्या हो जाएगा, देन fx इक्वल टू, तो fx क्या निकलेगा, fx इक्वल टू निकलेगा -x अपॉन x, ठीक है। हमने पीछे बताया कि अगर 0 से लेस है तो माइनस में लिखेंगे,
और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास कितना आएगा -1 आएगा। अगर x इक्वल टू 0 है तो आपका जो fx निकल गया है वो कितना होगा 0 निकलेगा, 0 पर 0 है। ठीक है, आप आगे चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास और क्या निकलता है। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं चलो देखते हैं। ये x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ये क्या हो गया ओरिजिन। जब x की वैल्यू हमारे पास में क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर है, 0 नहीं है, ध्यान रखना x इज नॉट, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं, जब बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जब बात करेंगे 0 के इक्वल है तो उसकी बात करेंगे। x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है 0 से ग्रेटर है, मींस यहां पर आप आ जाइए इस साइड में, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है, y की वैल्यू हो रही है +1, मतलब ये वैल्यू आपकी ऐसे एग्जैक्ट 0 को छोड़ करके ऐसे चलेगा इस साइड में। और जब x वैल्यू 0 से कम है, लेस देन 0, व्हेन x लेस देन 0, तो कितना है ये -1 है, ये नीचे की साइड, इस साइड इसको छोड़ दीजिए। यहां पर हमने बोल बनाया, मतलब x जब 0 है, 0 से कम है तभी कुछ इधर चलेगा, जब y क्या है सॉरी जब x 0 से कम है तो -1 है, ये 0 से ज्यादा है तो इधर की तरफ जा रहा है, और ये जब 0 है ये 0 टू का ओरिजिन। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, दिस इज द सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन निकला। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें। ठीक है, डोमेन और रेंज की अगर हम बात करेंगे तो डोमेन रेंज की कहां पर बात होगी, डोमेन इसका रियल नंबर होगा। ठीक है, बट रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज में से 3 चीजें निकल रही है। ठीक है, कौन कौन सी निकल रही है, -1, 0 एंड +1। ये किस बात हो गई, रेंज की हो गई। इट हैज ओनली वन रेंज, मतलब ये रेंज जो निकल गया एक सेट में, रेंज क्या निकली इसकी आप देख सकते हो, रेंज। ठीक है, अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमारे पास क्या निकल के जा रही है, रेंज आ रही है हमारे पास में ये -1, 0 एंड +1। ठीक है, ये रेंज हो गया, ये आ गया रेंज। हम बात करेंगे इसमें डोमेन की, तो डोमेन क्या निकलेगा, डोमेन क्या निकलेगा, यू नो डोमेन इज इक्वल टू आर। ठीक है, रियल नंबर निकला। और अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन क्या निकलेगा, जो कोडोमेन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी रियल नंबर निकलेगा, वो भी रियल नंबर में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में रेंज, डोमेन और कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब हम इसमें जो अगला पार्ट इसका दिया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, उसकी बात कर लेते हैं, वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है उसको भी देखते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी स्पेशल फंक्शन है, और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक मिनट स्पेलिंग नोट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली, उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, fx इक्वल टू, अरे ये क्या उठा दिया, इसको भाई लिख करो, ऐसे करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू, और उसको ऐसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ये हमेशा इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो उसकी डोमेन होती है, ठीक है, वो डोमेन क्या निकलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन हमेशा रियल नंबर हो सकती है, लेकिन उसकी रेंज आती है इंटीजर। ठीक है, वो हमेशा क्या निकलती इंटीजर आती है, और उसकी कोडोमेन कितनी होती है, दिस इज द, जो कोडोमेन निकलती है वो भी रियल नंबर होती है। कैसे, हम आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं और ऐसे ही बता रहे हैं। पहले इसको हम लिखेंगे यहां से, जैसे ये लिखा है fx, एंड fx इक्वल टू ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और इसकी वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 कब निकलेगी, ठीक है, लिखने के लिए बता रहे हैं। फिर कब होगी -1, ठीक है, जब x वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 और -1 की लेस आर इक्वल।
ठीक है, तो ये निकल के आएगी। दूसरी वैल्यू इसकी निकल के आएगी 0, ठीक है, जब 0 होगी लेस आर इक्वल टू x लेस देन 1 निकलेगी। और अगली जो वैल्यू आएगी निकल के, सपोज वो निकलती है, अगर 1 निकलेगी तो 1 के कितना हो जाएगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 2, ये 2 निकलती है जब यहाँ पे 2 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस इक्वल टू 3 हो जाएगा। और 3 भी निकल सकती है, ठीक है, जब ये हो जाएगा 3 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस इक्वल टू 4, ये वैल्यू और एंड सो ऑन ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मुझे लिखा हुआ है, इन चीजों का मतलब क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्चुअल में अगर हम इस फंक्शन के अंदर यहां पर इस फंक्शन में सपोज इसमें हम x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 0.5 ले लें, माइनस में कितना ले लें, 0.5 ले लें, वो भी माइनस में ले लें, ठीक है। तो 0.5 को अगर माइनस में लिया, ठीक है, ऐसे में ले लिया, ठीक, और इसमें डाल देंगे तो fx इक्वल टू, और यहां पे आप देखेंगे माइनस में 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, ठीक है, तो इट्स वैल्यू विल बी -1, ये -1 निकली। कैसे, इसको ग्राफ से समझते हैं, यहां से ग्राफ से समझो। ये हमारे पास में x एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, और हमने क्या लिखा है अभी, x इक्वल टू -0.5, -0.5 का मतलब हुआ कि नेगेटिव नंबर तो इधर होंगे, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और हमने -0.5 लिखा, मतलब हमने ये वैल्यू ली इसकी, ठीक है, हमने एक वैल्यू कितनी ली, -0.5 ये बात, ठीक है। तो इसके पास 0.5 के पास जो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और इससे कम है, 0.5 से -0.5 से कम भी है और इंटीजर भी है, वो कौन है, -1, ठीक है। आप फिर से मेरी बात समझो, हमने क्या बताया कि 0.5 के पास में, ठीक है, -0.5 के पास में, ठीक है, -0.5 से कम, ठीक है, और इंटीजर वैल्यू कौन सी है, दैट इज द -1, वो -1 है, ठीक है, वो -1 हो रही है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू -1 ले लिया। और इसी में अगर हम, ठीक है, -1 लिखते तो -1 -1 के इक्वल लिखा है। अब सपोज इसी में हम कोई वैल्यू ले लें, सपोज x इक्वल टू, हम इसमें 1.5 ले लेंगे, 1.5, और उसको इस फंक्शन में डाल देते हैं, तो f 1.5 इक्वल टू, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखेंगे 1.5, तो अब यहां से काउंट करके देखो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और आप इसमें चेक करिए 1.5 कहां पर होनी चाहिए, यहां पर, तो अब देखिए आप x वैल्यू 2 से लेस है, कैसी है, 2 से लेस है, मेरी बात ठीक समझिए, x क्या है 2 से लेस, यानी 1.5 भी क्या है 2 से लेस है, ठीक है, लेकिन हम वैल्यू कितनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, 1 एक्सेप्ट करेंगे, तो हम ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें हम x इक्वल 2.5 डाल दें, इसे तुम कितना कर दें, यहां पे 2.5 कर दें, ऐसे करके ये लिखा 2.5, ये 2.5 लिख दें, तो 2.5 लिखे जाने पर क्या हो जाएगा, हम यहां पर आ जाएंगे, और 2.5 लिखे जाने पर यहां लिखेंगे 2.5, तो इसके पास में कौन सी वैल्यू है, जो इंटीजर भी है और 2.5 से कम है, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू है, वो है 2, तो हम 2 एक्सेप्ट कर लेंगे, यहां से देखिए 2 ले ली जाएगी, ये 2 ले लिया मैंने, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, इसमें हम डालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो जो भी वैल्यू दी गई हम उसके पास वाली वैल्यू लेंगे, हम उसके पास वाली जो छोटी वैल्यू कम वैल्यू होगी और इंटीजर में होगी उसको लेंगे। अब सपोज इसी में कोई फंक्शन ऐसे लिख दें, fx इक्वल टू लिख दें, यहां हमने लिखा था 2.5, और इसको क्या लिख दें, x के प्लेस पे ये x लिखा हुआ है, यहां पे लिख दें हम 2.75, 2.75, तो अभी क्या लिखा जाएगा, 2.75 लिखेंगे तो 2.575, 0.5 से देखो चेंज हुआ ना, यहाँ पे 1.5 2.5 लिया था, 2.5 में 2 लिया था मैंने, इसमें 1 लिया हुआ था, ठीक है, तो 2.75 में भी हम 2 ही लेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, और यहाँ के बीच तक 3 से ठीक पहले तक, 3 के ठीक पहले तक जितनी भी वैल्यूज हम डालेंगे इस x की, उन सब के लिए वैल्यूज कितनी एक्सेप्ट की जाएगी, 2, ठीक है। वैसे ही 1 से 2 के बीच में 2 से लेस वैल्यू जितनी होगी उन सब के लिए वैल्यू कितनी एक्सेप्ट करेंगे हम, 1,
इस तरीके से प्रोसेस, और 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यू 1 से लेस है उन सब के लिए हम देख सकते करने वाले हैं 0, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं, ग्राफ में हम ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ से ऐसे करके ऐसे, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये शायद यहाँ से शो किया जाता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हमारा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में आपको जितने भी फंक्शंस थे क्लास 11th में लगभग वो हमने सब कवर कर लिए हुए हैं, और कल कोशिश करेंगे अगली क्लास में कि हम आपको इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो सब आपको डिफाइन कर दें हम, ठीक है। और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप स्टडी करिए। ओके, बाय बच्चों।